हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12th। द चैप्टर नेम इज वेव ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज फॉर टुडे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म्स। तो इससे पहले जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था वो YDIC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ा था। वहां पे सेटअप था, दो स्लिट्स थी अपने पास और वो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही थी। उनका शेप, फ्रिंज विड्थ, सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। जितनी भी बातें थी सारी डिस्कस कर दी थी YDIC के बारे में। तो आज हम कवर करने वाले हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म्स। तो थिन ऑयल फिल्म से जो इंटरफेरेंस होता है वो कैसा होता है वो आज हम समझने वाले हैं। क्लियर है भाई? अच्छा, तो आपने देखा होगा जब भी ऑयल पड़ा होता है वाटर की सरफेस पे तो दोपहर में उस पर कलर्स फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। सनलाइट जब उस पर पड़ती है उस पर कलर्स फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो फिनोमिना है वो इंटरफेरेंस है। हमें थिन ऑयल फिल्म कलर दिखती है। सोप फिल्म होगी, साबुन की जो फिल्म होती है सोप की, वो भी हमें कलर दिखाई पड़ती है दोपहर के समय जब सनलाइट उस पर पड़ती है तब। ठीक है? और यंग्स डबल स्लिट विद सनलाइट भी आज हम कवर करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। तो आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन ऑयल फिल्म्स। ठीक है भाई? अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक ऑयल की फिल्म है थिन, ये या फिर सोप की फिल्म है थिन, इस तरह से मान लीजिए। अब ये जो फिल्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। जो अपने पास फिल्म है सोप की उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से मान लीजिए आपके पास एक लाइट की रे आई, टकराई इस तरह से। एक लाइट की रे आकर आपकी टकराती है इस सरफेस पे। क्लियर है भाई? इस सरफेस पे आके टकराती है। ऊपर जो मीडियम है उसको μ1 मान लेते हैं, अंदर वाले मीडियम को μ2 मान लेते हैं। बाद में हम μ1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे फॉर एयर, और अगर सिर्फ इसको ऑयल मानते हैं तो μ2 की वैल्यू म्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अभी μ1 μ2 मान लेते हैं। यहाँ पर एक और शर्त है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब जो आपका मीडियम है बाहर का इट इज रेयर और ये क्या है आपके पास डेंसर मीडियम है। लाइट की रे देखिए क्या होगा, जब इस सरफेस पे टकराएगी तो कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है जो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट हो। तो जो लाइट है इसका पार्शियल तो रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल होगा रिफ्रैक्शन। कुछ लाइट अंदर चली आएगी रिफ्रैक्शन के थ्रू और कुछ वापस लौट जाएगी रिफ्लेक्शन के थ्रू, क्योंकि हमारा जो मीडियम है परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मान लीजिए आपका रिफ्रैक्शन हुआ और जो लाइट पहले रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट की रे वापस लौट गई इस तरह से। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होकर लाइट की रे वापस लौट गई। क्लियर है भाई? अब हुआ रिफ्लेक्शन, चूंकि डेंसर मीडियम में आ रही तो हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई इस तरह से। एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लें अगर हम यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। जब इस सरफेस पे आएगी फिर दोबारा दो फिनोमिना होंगी, एक तो रिफ्लेक्शन और एक होगा आपका रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन तो इसके पैरेलल हो जाएगी लाइट की रे जो स्टार्टिंग में आ रही थी उसके पैरेलल, और कुछ लाइट की रे वापस लौट जाएगी रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पर आ जाएगी, इस जगह पे टकराएगी। फिर अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लाइट तो रिफ्रैक्शन के थ्रू बाहर निकल जाएगी पैरेलल टू दिस, ठीक है, और कुछ रिफ्लेक्शन होगा और वापस अंदर की तरफ लौट आएगी, और ये जब बाहर निकलेगी तो इसके पैरेलल बाहर निकलेगी। इस तरह से आपके पास पूरी फिनोमिना है। तो अब ध्यान से देखो और समझो पूरी क्या कहानी हुई। एक लाइट की रे आई, कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ या ट्रांसमिट हुआ अंदर डेंसर मीडियम में आ गई। ये लाइट की रे जब वापस एक सरफेस पे पड़ी जिसके इधर रेयर है और अंदर क्या है डेंसर, ये सेपरेटिंग सरफेस है, इस तरफ रेयर है इस तरफ डेंसर। ये जो लाइट की रे बाहर निकल गई इसका तो रिफ्रैक्शन हुआ, ट्रांसमिट हो गई रेयर मीडियम में, और ये वापस लौट आई तो इसका रिफ्लेक्शन हो गया। जब ये इस पॉइंट पे पड़ी तो फिर एक सेपरेटिंग सरफेस मिल गई, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है लाइट की रे, कुछ तो बाहर से निकली कुछ वापस लौट आई अंदर की तरफ। पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको ये दो दो रेज दिख रही हैं, एक तो ये दोनों रेज और एक ये दोनों रेज।
इनको जब स्क्रीन पे मर्ज किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, अब आप ध्यान से देखो और समझो, अगर इन दोनों रेस को मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लगाकर स्क्रीन पर मर्ज कर लूं, मैंने यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया और फिर इनको हमने क्या करा, स्क्रीन पर मर्ज कर लिया इस तरह से। यहां पर जो पैटर्न मिलेगा वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ये आपकी मान लीजिए स्क्रीन है जहां पर आप देख रहे हो। ऐसे ही अगर इन दोनों के रास्ते पे मैं एक आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं, ये दोनों मर्ज होके स्क्रीन पर आकर यहां पे दिखेंगी इस तरह से। क्लियर है? तो आपका दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ये दो रेज हैं जो आपस में जब यहां पर आकर किसी पॉइंट पर मिलेंगी तो किसी पाथ डिफरेंस पे आके मिलेंगी, और वो पाथ डिफरेंस ये तय करेगा यहां पर मैक्सिमा बनना है या मिनिमा बनना है। यहां पर क्या बनेगा, वो पाथ डिफरेंस आपका तय करेगा। ऐसे ही ये जो दोनों रेज हैं, ट्रांसमिटेड रेज है आपकी ये वाली, ये जब आकर यहां पर स्क्रीन पर मिलेंगी तो आपको चलेगा पता कि क्या बना रही है, मैक्सिमा बना रही है कि मिनिमा बना रही है। तो कितना पाथ डिफरेंस आएगा ये आपको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा दोनों तरफ। तो दो सिस्टम मिल रहे हैं, एक तो आपका है ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ये क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड सिस्टम, और ये कौन सा सिस्टम है, ट्रांसमिटेड सिस्टम। दो सिस्टम आपको मिले, एक तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम और एक मिल गया आपको ट्रांसमिटेड सिस्टम। दोनों मिलाकर क्या कर रहे हैं, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं स्क्रीन पर। क्लियर हो गया भाई? ये हमारी आई पर जब भी आएंगे तो हमें यहाँ पे कलर्स फैले हुए दिखाई पड़ते हैं, फिर हमें मैक्सिमम मिनिमा की तरह का एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर, मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं जो इनका पाथ डिफरेंस है इस पॉइंट पर कितना होगा, इन दोनों रेस का जो पाथ डिफरेंस जब ये मिलेंगे किसी पॉइंट पर तो कितना पाथ डिफरेंस इनके बीच होगा, ये हमें देखना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो यहां पे मैं कुछ लिख दूं, व्हेन ए लाइट रे falls on thin film of oil or soap, then interference pattern formed by reflected and refracted system reflected and refracted system as shown in figure। ठीक है, तो दो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे, एक तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम के थ्रू और एक मिलेगा आपको ट्रांसमिटेड या फिर जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, इसको हम ट्रांसमिटेड भी कह सकते हैं। ट्रांसमिटेड सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो ये हो गई आपकी पूरी कहानी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कि किस किस तरह से क्या पाथ डिफरेंस होगा इन रेस के बीच जब यहां पर आकर ये मिलेंगी। क्लियर है भाई? चलिए तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम की। किसकी बात करने वाले हैं हम? रिफ्लेक्टेड सिस्टम की। चलिए देखते हैं क्या सिस्टम आता है यहां पे। रिफ्लेक्टेड सिस्टम, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में क्या है पाथ डिफरेंस, जरा हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये दोनों रेस जो हो गई हैं पैरेलल, अगर हम देखें ध्यान से तो इधर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी हम बात करेंगे पहले रिफ्लेक्टेड सिस्टम की, मतलब ऊपर वाले सिस्टम की बात करें, नीचे वाले को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इसकी बात करते हैं।
जब ये यहाँ पर टकराई थी लाइट की रे इस जगह पर, तो वो दो हिस्सों में टूट गई थी। एक तो सीधी चली गई ऐसे, एक तो आपकी चली गई इस तरह सीधी, और दूसरी वाली आई यहाँ पर, उसके बाद इधर गई। तो जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, इसके बाद से दोनों रेस का जो पाथ है वो इक्वल है इन दोनों रेस का। अब इसको नाम रख देते हैं, इनका नाम रख लेते हैं। मान लीजिए S1 लिख दीजिए, इसको मैंने S2 लिख दिया, ये आपका S3 हो गया, मान लेते हैं ये हो गया आपका S4। भाई क्लियर है? इस तरह से पॉइंट्स हमने बना लिए। अगर हम इसको ऊपर की तरफ मिला दें लाके यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरह से नॉर्मल को, ये थिकनेस जो ऑयल की है वो T मान लिया हमने। ऑयल फिल्म की जो थिकनेस है वो क्या है? T मान लिया हमने, हालांकि बहुत थिन होती है फिर भी आपने T मान लिया इसको। अब आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं इस जगह पर जो इंसिडेंस एंगल है वो I है। भाई इंसिडेंस एंगल क्या है? I। तो यहां पर भी क्या बनेगा? I बनेगा तो एक्चुअल में R, लेकिन वो भी इंसिडेंस एंगल के इक्वली तो होगा, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है भाई? R के बराबर होता है। तो यहां पर भी हमने I लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो एंगल बनेगा इसको हमने मान लिया R। क्या मान लिया? R। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। R क्या भैया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहां R बनेगा तो भाई यहां भी क्या बनेगा? R बनेगा। यहां भी क्या बन जाएगा? R बन जाएगा, क्योंकि यहां तो रिफ्लेक्शन हुआ है। यहां तो भाई क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन ही तो हुआ है। यहां R हो गया, ठीक है। यहां भी क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। यहां भी क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। चलिए बात की बात है, तो यहां भी आपका R बन जाएगा। अब जब ये ऊपर वापस जाएगी तो इस जगह पर जो एंगल बनेगा, हालांकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। इतना अपने पास हो गया फिगर जो मैंने आपको बताया। अभी इनकी भी जरूरत नहीं है, इनको बेटा दे, फालतू फिगर में बनाने की जरूरत नहीं है, कंजेस्टेड फिगर हो जाएगा। तो बस इतना ही अपने पास काम की चीजें थी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी ऑलरेडी, ठीक है। तो एक तो जो पाथ डिफरेंस है रेस के बीच, क्या लिखेंगे? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज, ये दो हैं, ये आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है फ्रॉम S1 S2, है ना। जी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का पाथ डिफरेंस देखना है। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है, ये जो रे है वो यहां से शुरू हो गई चलना, फिर यहां आई, फिर यहां आई और फिर बाहर गई है। यानी इसका जो पूरा पाथ है वो ऐसा है, इस तरह से इधर गई, इधर चली गई, है ना। ठीक है भाई, इसके पहले तो एक साथ थी दोनों, इसके बाद ही अलग हुई है दोनों। क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, क्या है पाथ डिफरेंस एक्चुअल में जो हमें दिख रहा है यहाँ पे? पाथ डिफरेंस है क्या? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा एक्स। इधर ज्यादा चल रही है ये S3 S2, तो ये पाथ ज्यादा हो गया नीचे वाली रेखा, उसके बाद तो वो सीधे चली गई। तो यहां पर हम देखें ऑप्टिकल पाथ, और ये किस में चल रही है भाई? μ2 में चल रही है। अरे चल किस में रही है? μ2 में चल रही है। तो यहां लिख देंगे μ2, क्या लिख देंगे? μ2 मल्टीप्लाई S1 S3 प्लस S3 S2। म्यूटेंट S1 S3 प्लस S3 S2। यहां तक तो इसका पाथ ज्यादा है, इस वाली रेखा यहां शुरू हो गई, यहां तक खत्म हो गई, इसके बाद तो फिर बराबर चल रही है। और इसका इस वाली ऊपर वाली रेखा देखें तो इतना पाथ डिफरेंस इसका ज्यादा है भाई, ज्यादा है ना इतना, ये एक्स्ट्रा है। तो ये तो इसका पाथ हो गया एक्स्ट्रा, और ऊपर वाली का रे जो एक्स्ट्रा पाथ है वो ये है। डिफरेंस है कि इसके बाद दोनों बराबर चल रही है, इसके बाद दोनों क्या चल रही है? बराबर चल रही है। यहां से इसका अलग पाथ है और इतना इसका अलग पाथ है, ये तो है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई लाइट की रे डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही हो और वापस लौट आए, मतलब रेयर से डेंसर में जाने की कोशिश करती हो, डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकराकर वापस लौट आए, तो उसमें λ/2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये मैं भी नोट में लिख दूंगा। तो μ2 × S1 S3 प्लस S3 S2 इसका हो गया पाथ एक्स्ट्रा, फिर माइनस कर दो, माइनस इसका वाला पाथ है ना, इसके तो पाथ होगा। ये जो एक्स्ट्रा पाथ चल रही है ये चल रही है आपकी μ1 × इसे कुछ नाम रख लेते हैं पॉइंट का n, तो S1 × n कर लो इस पाथ को,
म्यू1 इंटू S1n, ये एक्स्ट्रा पाथ है। इसके अलावा प्लस λ/2 और किया मैंने एक्स्ट्रा। ये λ/2 क्यों किया है उसके लिए नोट लिख देता हूं, क्योंकि व्हेन ए लाइट रे reflected from the boundary of denser medium, then टेक्स प्लेस। रेयर से डेंसर में जाने की जब कोई लाइट के लिए कोशिश करती है और वापस लौट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका λ/2 पाथ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। λ/2 पाथ क्या होता है? एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, एडिशनल हो जाता है। तो ये λ/2 उसकी वजह से आया है, जो मैंने λ/2 लिखा। और इस वाली रे में लिखा है, इस वाली रे में नहीं लिखा, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ है, जैसे यहाँ पर आकर टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है, पर यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है ये रेयर है। इसके बाद डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती है तब नहीं होता λ/2, केवल रेयर से डेंसर में जाने की कोशिश करती है तब होता है λ/2। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? ये आपकी थिकनेस थी टी। थिकनेस क्या थी? ये टी थी। ये नोट करना है आप। अब देखते हैं जो पाथ डिफरेंस आएगा मैथमेटिकली वो कितना आने वाला है। ठीक है, मैथमेटिकली जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आने वाला है, देखते हैं भाई। देखिए ये जो आएगा इतना पाथ दिख रहा है आपको, इसको हम t के टर्म्स में तोड़ सकते हैं बहुत इजीली। जो आपका S1 S3 है ये t के टर्म्स में टूट सकता है। अगर इसको मैं आगे बढ़ा लूं ऐसा, ये तो t आएगा। यहां पर एंगल आपके पास r बन ही रहा है, और r है क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखते हैं फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर अगर हम देखें ध्यान से तो S1 S3 जो आएगा, ट्रायंगल आपको इस तरह से दिख रहा होगा। यहाँ S1 लिखा है, यहाँ S3 लिखा है, ये T लिखा है आपके पास, और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो R दे रखा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो कॉस आ जाएगा। S1 S3 क्या आ जाएगा भाई आपके पास? S1 S3 आ जाएगा T बाई कॉस R। T अपॉन में S1 S3 इज इक्वल टू कॉस R, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से S1 S3 आपके पास आ जाएगा T डिवाइडेड बाई कॉस R। ठीक। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं S3 S2 की, तो उसके लिए भी एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको। S3 S2 भी आ जाएगा T बाई कॉस R, वो इस ट्रायंगल से आ जाएगा। है कि नहीं भाई? ये T थिकनेस दे रखी है, यहाँ पे 90 दे रखा है। तो S3 S2 और S1 S2 मैंने निकाल दिए किस टर्म्स में? T और cos R के टर्म्स में मैंने ये निकाल दिए। क्लियर है भाई? चलिए अब देखते हैं क्या कहानी बनती है आगे। अब हमें निकालना है म्यू1 S1 और S1n और चाहिए हमको एक्स्ट्रा। S1n कैसे निकलेगा जरा वो भी आप ध्यान से देखो, है ना? S1n कैसे निकल रहा है वो भी देखते हैं। इतना फिगर तो हटा दो, कुछ जरूरत नहीं है इसकी, फालतू बना हुआ है। ठीक है, वो तो हमें पता है कहां मिलेंगे ये। अब देखिए अगेन इस पॉइंट को मान लेते हैं M, जो यहां पर पॉइंट है इसे मान लेते हैं M। तो आपको पहले तो S1n किसके इक्वल आएगा वो देखो। एक ट्रायंगल है आपके पास कुछ इस तरह से, ये n है, ये S1 है,
यहाँ पर S2 लिखा हुआ है ना। ये एंगल अगर I बनेगा तो यहाँ 90 माइनस आई बनेगा, तो यहाँ वापस से क्या बन जाएगा भाई, I बन जाएगा। अब देखो ये I है तो 90 माइनस आई, यहाँ पर 90 थी, वापस क्या बन जाएगा, I बन जाएगा इस जगह पर। I बन गया, यहाँ पर I आ गया आपके पास। कैसे, ये I तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इसके बराबर रहेगा, इसकी वैल्यू I तो इसकी वैल्यू भी I रहेगी, है ना। ये थीटा मान लो, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा। अच्छा यहां से अगर हम देखें S1n, तो S1 S2 टर्म्स में निकालने वाला हूं मैं। अब ऐसा क्यों करने वाला हूं आप समझ जाओगे। S1n को अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। आपको S1n चाहिए तो S1 S2 मल्टीप्लाई साइन आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, S1 S2 मल्टीप्लाई साइन आई। और देखिए S1 S2 जो है वो 2 इंटू S1m के बराबर आ जाएगा। क्यों, यहां पे आपको पॉइंट m दे रखा है, इक्वल है, S1m बराबर आ जाएगा S2m, है ना। S1m जो है वो S2m के तो इक्वल है, एग्जैक्टली बीच में तो पॉइंट आएगा m, इतना एंगल इतना इधर है, उतना एंगल इधर, तो बिल्कुल बीच में आ रहा है पॉइंट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी बराबर है। अब हम देखें तो S1m कितना है। S1m को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कहां से दिखेगा, इसी ट्रायंगल में। देखिए यहां पर आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह का, ये है S3, ये है m, ये है आपके पास S1, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो R है, ठीक है भाई। और ये आपके पास T है, दिख रहा है भाई, ये आपके पास क्या है, T है। यहां से अगर हम देखें S1m, तो S1m किसके इक्वल आएगा, ये हो गया आपके पास बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, हाँ भाई, तो यहां से आ गया आपके पास S1m इज इक्वल टू T tan R, गलती से मेरे आई लिख गया था। यहां से अगर हम देखें तो S1n क्या आ जाएगा भाई, 2 इंटू S1m के प्लेस पे लिख देंगे T इंटू tan R इंटू साइन आई, 2 इंटू T इंटू tan R इंटू साइन आई। ये हो गया आपके पास S1n, S3 S2 S1 S3 सारी चीजें आपके पास आ गई। नाउ पुटिंग इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने जानबूझ के नहीं मिटाई ताकि आपको यहां पे दिखे मैं क्या पुट करने वाला हूं। S1 S3 T by cos R, S3 S2 T by cos R माइनस S1n कहां है, ये रहा 2T tan R sin I, प्लस लैम्डा बाई 2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा आपके पास 2 म्यू 2T बाई cos R माइनस 2 म्यू 1T साइन R अपॉन cos R मल्टीप्लाई साइन और माइनस लैम्डा बाई 2। अलग अलग कर दिया मैंने सभी को, ठीक है। डेल्टा एक्स आपके पास ये आ गया फाइनली। चलिए अब इसे कर देते हैं इरेज, सारी चीजें हो गई, पुट कर ली है मैंने। सॉरी, अब देखिए आगे, एट पॉइंट S1 बाई स्नेल्स लॉ μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 इंटू साइन आर। यहां से अगर हम देखें तो साइन आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, μ2 साइन आर अपॉन में μ1, है ना। अब इसमें आके पुट कर देते हैं वैल्यू इस जगह पे। डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो हो गया था पहले, इसको हटा दो। डेल्टा एक्स यहां से देखिए 2 μ2 इंटू टी डिवाइडेड बाई कॉस आर माइनस 2 इंटू μ1 इंटू टी साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर
मल्टीप्लाई साइन आई के प्लेस पे आ गया μ2 इंटू साइन आर डिवाइडेड बाई μ1 माइनस लैम्डा बाई 2। ये तो हो गया। चलिए और आगे देखते हैं क्या बैठेगा सिस्टम इसका। μ1 से μ1 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू μ2 इंटू टी कॉमन ले लिया, यहां से बचा 1 माइनस कॉस आर माइनस साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। ठीक है, माइनस लैम्डा बाई 2 आ गया बाहर आपके पास। अब इसे अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 2 इंटू μ2 इंटू टी 1 माइनस साइन स्क्वायर आर ये आ गया आपका पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। क्लियर है भाई। तो 2 इंटू μ2 इंटू टी आपके पास आ गया। अगर फाइनल आंसर देखें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा एक्स का पार्ट डिफरेंस का। इस केस में ये है आपका पार्ट डिफरेंस जो निकल कर आया है। दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो पार्ट डिफरेंस आपका निकल कर आया है, ये आंसर है आपके पास जो मैंने सामने लिख दिया आपके। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। अगर ये दोनों रेज मिलकर मैक्सिमा बनाएंगे तब क्या होगा और मिनिमा बनाएंगे तब क्या होगा। नाउ फॉर मैक्सिमा नंबर फर्स्ट है ये डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा होता है मैक्सिमा के लिए, हमें पता ही बात है। मैक्सिमा के लिए अगर एन लैम्डा होगा तो एन लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आपका 2 μ2 इंटू टी इंटू कॉस आर इज इक्वल टू हो गया एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 के इक्वल, इट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। इट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ये कंडीशन मैक्सिमा के थिन ऑयल फिल्म से जब स्क्रीन पर आपको मिलेगी मैक्सिमा, ये कंडीशन फॉलो करेगी। 2 μ2 इंटू टी इंटू कॉस आर, विवर तो कट गया आपका, 2 इंटू μ2 इंटू टी कॉस आर। μ2 आपका ये था, अगर इसको हम सीधे μ2 की वैल्यू म्यू पुट कर ले तो सीधे 2 म्यू इंटू टी आ जाएगा डायरेक्ट इंटू कॉस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर आपका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जब इसके बराबर होगा तो आपकी मैक्सिमा बनेगी स्क्रीन पर जब ये दोनों रेज मिलेंगी तब। कंफर्म्ड है ये बात। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला मेन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई बराबर 0 होता है और आर बराबर भी क्या होता है भाई, 0 होता है। तो अगर रेस लाइट की रेस इस तरह से आ रही होती है, कुछ इस तरह से, लगभग नॉर्मल इंसिडेंस हो, ऐसा हो, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में आपके पास हो जाएगा 2 इंटू म्यू 2 इंटू टी और कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सीधे किसके बराबर, एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन रहेगी आपकी 2 इंटू म्यू 2 इंटू टी एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन है। ये हमेशा के लिए कंडीशन है अगर आपको आर पता है तो। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है लगभग नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नहीं करना आपको, ठीक है, तभी आपका इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अगर लगभग नॉर्मली इंसिडेंस होती है, राइट रेज आई बहुत कम होता है तो आर भी आपका लगभग बहुत कम होता है, उसको हम 0 एज्यूम कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, फॉर स्मॉल आई इस तरह से करते हो आप, इसको लिखना देखना फॉर स्मॉल आई।
इसके लिए भी वैलिड रहेगा। अब हम नंबर सेकेंड बात कर लेते हैं। क्या? डेल्टा एक्स जो मिनिमा के लिए होता है आपके पास n माइनस 1/2 लैम्डा के इक्वल होता है। डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है भाई? n माइनस 1/2 लैम्डा के इक्वल होता है। यहां पे पुट कर लेते हैं। तो n लैम्डा माइनस हाफ लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू 2 t cos r माइनस लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कट जाएगा, तो यहां से आएगा 2 म्यू टी इंटू टी इंटू कॉस आर। जब आपका n लैम्डा के बराबर होता है तो आपकी क्या बनती है? मिनिमा बनती है। उल्टा लग रहा है? वाईडीएसी में उल्टा केस था, n लैम्डा पर मैक्सिमम बनती थी और इस पे बनती थी मिनिमा, जो मैंने लिखा हुआ है। अब यहां पर उल्टा हो रहा है अपने आप, ठीक है? प्रूफ जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग। तो 2 इंटू म्यू टी इंटू कॉस टी कॉस आर, जब आपका n लैम्डा की पार्ट डिफरेंस नहीं है एक्चुअल में, 2 म्यू टी टी इंटू कॉस आर जब n लैम्डा के बराबर आएगा तब क्या बनेगी? मिनिमा बन जाएगी। ये कोई पार्ट डिफरेंस थोड़ी है, तो घबराने की जरूरत नहीं। पार्ट डिफरेंस तो अभी भी मैंने मिनिमा को वही रखा है, डेल्टा एक्स। ये चीज जो है, ये चीज जब n लैम्डा के बराबर आएगी तब आपकी मिनिमा बनेगी। पार्ट डिफरेंस जब n लैम्डा के बराबर आएगा तब नहीं बोल रहा मैं, तो जो वहां था वही यहां पे वैलिड है, एज इट इज। ये कोई चीज है। अब लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल आई, या फिर हम बोलते हैं इसको नॉर्मल इंसिडेंस। तो आर भी क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0। तो उस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा 2 म्यू टी इंटू टी, 2 म्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये ठीक तो हो गया आपके पास रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए। भाई किसके लिए हो गया? रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए हो गया आपके पास ये पूरा प्रूफ। तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं ट्रांसमिटेड सिस्टम की। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं नंबर सेकेंड। ट्रांसमिटेड सिस्टम। ट्रांसमिटेड सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है? तीन नीचे वाली रेस है जो आपके पास ट्रांसमिटेड सिस्टम में है वो। इसके लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम रख लेंगे n डैश, और इसको हम सीधे यहां से बढ़ा देंगे आगे की तरफ। इस पॉइंट का नाम रख लेंगे m डैश। क्लियर है भाई? इधर आपका i होगा तो यहां भी कंफर्म आपका i ही बनने वाला है। यहां भी क्या बन जाएगा? i बन जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? एंगल अपने आप i आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम रखा है मैंने m डैश। ये एंगल जो है आपका वो i आ जाएगा, यहां पर i बनता है। तो ये दोनों रेज जब ये दोनों सरफेस जब पैरेलल होती हैं तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल इमर्जेंस का भी होता है। आइए हम बहुत पहले प्रूफ कर चुके हैं रिफ्लेक्शन में। तो इसके लिए ऊपर वाले पूरे सिस्टम को आप दो मिटा, उसकी जरूरत है नहीं, अब इसको हटा दो। इस पूरे सिस्टम को आप हटा दो दिमाग से, वरना कंफ्यूजन ज्यादा होगा। हटा दो इसको। अब कुछ इस तरह से बन रहा है पूरा जो अपने पास सिस्टम बन रहा है, वो आधा आधा फिगर देखा जाए। जो पहली रे है वो चलती है इतना, फिर यहाँ सीधे आ रही है, और दूसरी रे ये गई ये गई ये गई और उसके बाद यहाँ आई। तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो अगर आप ध्यान से देखो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड रेज, ये ट्रांसमिटेड रेज है इनके बीच का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या आएगा, है ना। तो अगर हम पहली रे की बात करें
तो पहली रे कितना एक्स्ट्रा चल रही है जरा आप वो देखो। देखो इसके बाद दोनों साथ साथ चलती हैं बराबर, इसके बाद दोनों का पाथ क्या है, इक्वल है एग्जैक्टली इस परपेंडिकुलर से, इसके बाद तो इक्वल है, मतलब इसके पहले पहले डिफरेंस है। इस वाली रेखा इतना है, ये प्लस ये, और इस वाली रेखा सिर्फ ये और इतना, ये तो बात है। और यहाँ पर λ/2 एडिशनल पाथ इसलिए नहीं आया क्योंकि रिफ्लेक्शन जो हुआ है दोनों बार वो रेयर मीडियम में जाते समय हुआ है, डेंसर से रेयर में जाएगी, रिफ्लेक्शन में कोई λ/2 का एडिशनल पाथ नहीं आता। डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही है, वापस लौट आएगी, कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से। तो अगर हम देखते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा। अगर पहले वाली दूसरी वाली रे को देखते हैं तो S1 S3 S3 S2 S2 S4 और मल्टीप्लाई μ2, μ2 S1 S3 प्लस S3 S2 प्लस S2 S4, ठीक। फिर माइनस दूसरी रेखा देखा जाए तो μ2 इंटू S1 S3 प्लस S3 इंटू n डैश, S3 इंटू n डैश, क्लियर है भाई। और ये भी आपका μ1, ये μ1 में चला गया, इसमें μ1 मल्टीप्लाई कर लेना भाई। भाई ये जो पाथ है वो किसमें चला गया, ये μ1 में तो चला गया, इधर μ2 था इधर μ1 था, ऐसा था सिस्टम। ये जो पाथ चला गया वो μ1 में, अंदर वाला पाथ μ2 में। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहां से अगर हम डेल्टा एक्स देखें तो फटाफट कैंसिल हो जाएगा। पहला S1 S3 उसमें भी, S1 S3 इसमें भी, कैंसिल कर दो उसको, हटाओ। तो यहां से आपके पास बचेगा μ2 इंटू S3 S2 प्लस S2 S4 माइनस सीधे सीधे आ जाएगा μ1 S3 n डैश। अब आपको ट्रायंगल्स देखने हैं, फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए और इसको देखिए आगे। तो ट्रायंगल आपके पास एक तो बनेगा S3 S2 निकालना है, S3 S2 और m, ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखो आप, ये तो t के इक्वल है, थिकनेस तो t रहेगी ना इसकी। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो r बन रहा है। तुरंत आप ध्यान से देखो S3 S2 क्या आ जाएगा, S3 S2 आपका आएगा t बाई cos r। सिमिलरली आपका S2 S4, तो S2 S4 इस ट्रायंगल से निकाल दो, यहां m डैश लिखा हुआ है, तो यहां से S2 S4 जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t बाई cos r दोबारा से। अब बच गया सिर्फ S3 n डैश, क्या बच गया भाई, S3 n डैश। S3 n डैश क्या बच जाएगा वो भी देखो, इस ट्रायंगल से देखते हैं उसको। यहां पर लिखा हुआ है n डैश, यहां लिखा हुआ है S4, यहां लिखा हुआ है S3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो S3 n डैश आपका आ जाएगा किसके बराबर, अच्छा यहां पर जो एंगल लिखा हुआ है वो वापस से I है, तो S3 n डैश आपका जो है वो आ जाएगा S1 नहीं, S3 S4 sin I करके देखो सामने। ये हो गया आपके पास हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनस किसके बराबर है, sin I के बराबर। तो S3 n डैश आपके इसके बराबर आ गया, ठीक है। और S3 S4 जो है वो 2 इंटू S3 n डैश इंटू sin I, यह आ गया S3 n डैश के बराबर। यहां से अगर हम देखें फिर दोबारा ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल बनेगा ये वाला। यहां आपका R लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है S3, सॉरी फिर ट्रायंगल मैंने गड़बड़ बना दिया। हमें चाहिए S3 m डैश, तो S3 m डैश आपको दिखेगा
इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल आपका ऐसा बन रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है m डैश, यहाँ लिखा हुआ है S3, यहाँ लिखा हुआ है S2, ये आपका T है और यहाँ पर जो एंगल दिखा रखा है वो भैया R है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो S3m डैश किसके बराबर आ जाएगा, S3m डैश आपका आ जाएगा T इंटू टेन R के बराबर, हेंस S3n डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू टी इंटू टेन आर। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, और साइन आई और था, साइन आई भी लिख दो, ऑल वैल्यूज हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, है ना। तो पुटिंग इन फर्स्ट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा बस। पुटिंग इन फर्स्ट, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, म्यू टू इंटू, दोनों इक्वल है तो सीधे 2t बाई कॉस आर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, माइनस म्यू वन वो आ जाएगा 2t टेन आर साइन आई। इसको बता दो, इसकी जरूरत नहीं रही, सब बता दो, फालतू फिगर है सब। म्यू टू इंटू टी अपॉन में कॉस आर माइनस 2 इंटू म्यू वन इंटू टी साइन आर डिवाइड में कॉस आर मल्टीप्लाई आ जाएगा म्यू टू इंटू साइन आर अपॉन में म्यू वन। कहां से आया, बाई स्नेल्स लॉ एट S1, अभी जो मैंने किया था, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह, तो दिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डेल्टा एक्स कुल मिला के आपके पास आ जाएगा पिछली बार की तरह 2 म्यू टी कॉस आर माइनस 2 म्यू वन से म्यू वन कट गया, कैलकुलेशन आप देख चलोगे अपने साथ, 2 म्यू टू इंटू टी 1 बाई कॉस आर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर होता है आपके पास कॉस स्क्वायर आर के इक्वल, तो 2 कॉस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, यहां से आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा 2 इंटू म्यू टू इंटू टी कॉस आर, सीधे सीधे। तो पिछली बार जो पार्ट डिफरेंस आया था वो आपका आया था माइनस लैम्डा बाई 2, उसमें एक्स्ट्रा आया था, इस बार वो नहीं आएगा, इस बार वो नहीं आएगा। तो भाई ये कंडीशन हो गई ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए, तो किसके लिए हो गई, ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए हो गई कंडीशन आपके पास ना। फॉर मैक्सिमा देखा जाए, अगर मैक्सिमा के लिए देखें हम, तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के इक्वल होता है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी इंटू टी इंटू कॉस आर। जब ये शर्त होती है तो ये बनती है मैक्सिमा। अब की बार फिर उल्टा आ गया, 2 म्यू टी इंटू कॉस आर जब आ रहा है ट्रांसमिट सिस्टम के लिए तो मैक्सिमा बन रही है, पिछली बार मिनिमम बन रही थी, है ना, याद करना पड़ेगा आपको ये चीज। फॉर वेरी स्मॉल आई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, आई बराबर 0, तो लगभग आर बराबर भी क्या आ जाएगा 0, तो उस केस में आपका एन लैम्डा आ जाएगा सीधे सीधे 2 म्यू टू इंटू टी के बराबर, ये लीजिए हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर सेकेंड, फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, एन प्लस 1/2 लैम्डा, माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, यहाँ पर हम माइनस भी कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस एन की वैल्यू प्लस रखनी पड़ेगी, एन माइनस कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन प्लस रखते हो तो एन की वैल्यू आपको 0 से पुट करनी है, एन 1 माइनस रखते हो तो 1 से पुट करनी है, इतना फर्क है बस।
तो n माइनस 1/2 इंटू लेमडा जो आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू म्यू 2 इंटू टी इंटू कॉस आर। ये कंडीशन है किसकी, मिनिमा की। फर्स्ट में बोलेगा आपको n बराबर 1 पुट करना है, खत्म कहानी। और नॉर्मल इंसिडेंस R अप्रोक्सीमेटली 0 जाता है क्योंकि I अप्रोक्सीमेटली 0 आता है। तो उस केस में आपके पास n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा किसके बराबर आएगा, सीधे 2 इंटू म्यू इंटू टी के बराबर। यह शर्त हो जाएगी मिनिमा की इस केस में। तो भाई ये पूरी कहानी थी आपकी क्या, थिन फिल्म से इंटरफियरेंस की। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पूरा थिन फिल्म से इंटरफियरेंस। तो ब्राइट डार्क स्पॉट आपको इस तरह से मिल जाएंगे। अगर यहां पर हम व्हाइट लाइट का यूज कर, देखिए अभी हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया, अगर हम व्हाइट लाइट का यूज करेंगे तो इन्हीं थिन फिल्म्स पे हमें कलर्स फैले हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये बाद में लिख देता हूं यहां पे। इफ sunlight is used in the place of monochromatic light, then thin film seems colorful due to interference by reflected and transmitted system या रेज। ये बात ठीक है, ये नोट है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। अभी कभी कभी पूछता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, नीट में पूछ सकता है कि भाई जो थिन फिल्म्स पे कलर फैले दिखाई पड़ते हैं वो कौन से फिनोमिना है, तो बोलोगे इंटरफेरेंस। वो डिस्पर्सन नहीं है, वो इंटरफेरेंस फिनोमिना है। ठीक है, सनलाइट जब पड़ती है तो अपने आप ही कलर्स फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए अब एक और बात पढ़ लेते हैं फटाफट। YDSC एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट इज सनलाइट, एक ही बात है। ठीक है भाई, YDSC विद सनलाइट देखा जाए तो किस तरह से सिस्टम बैठेगा वो भी देखो आप जरा। यहां पर आपके पास S1 सोर्स हो गया, ये S2 सोर्स हो गया, सामने स्क्रीन हो गई, ये आपका सेंटर पोजीशन है। अगर हम यहां पर सनलाइट लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं भाई, सनलाइट है आपके पास ये, तो सनलाइट में क्या होता है, बहुत सारी वेवलेंथ्स आती हैं। भाई सनलाइट क्या विबग्योर का कॉम्बिनेशन है इस तरह से। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो आर की है। इस तरह से लैम्डा आर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा बी से बड़ी होती है। आप इस तरह से बोल सकते हो, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रही है भैया, इंक्रीज हो रही है। लैम्डा आर इस तरह से आपके पास, ये पूरा पैटर्न आपको सनलाइट में मिलता है। अब देखिए होता क्या है, जो स्क्रीन है वहां पर एक मिड पॉइंट है। व्हेन सनलाइट falls on slits of YDSE setup, then interference pattern formed on screen consists, मैं लिख दे रहा हूं पहले फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। consists central
ब्राइट फ्रिंज ऑफ वाइट कलर, ठीक है, एंड हैविंग कलरफुल फ्रिंजेस ऑन बोथ साइड ऑफ इट, ठीक है। Reddish color is formed near central bright and violet color is formed far from central bright। बस ये कहानी है। आप देखिए पूरा क्या एक्सप्लेनेशन नोट कर लें आप। इसके बाद देखिए, जब सारी रेज आपकी सेंट्रल मैक्सिमा पर आकर मिलती हैं तो चाहे कोई सी भी वेवलेंथ है, सारी की सारी वेवलेंथ जो है तो जब यहां पर आकर मिलेंगी इस जगह पर, ठीक है, बहुत सारी वेवलेंथ आपके आकर मिल रही है एक ही जगह पर, इस तरह से आप इमेजिन करो। तो कोई सी भी वेवलेंथ चाहे यहां पर आती है, जब वो सेंट्रल पोजीशन पर आकर मिलेगी तो भाई रेड वाली आती है दोनों, तो रेड वाली का भी पार्ट डिफरेंस 0 है, तो वहां पर वो अपनी मैक्सिमा प्रोड्यूस करेंगी। वायलेट वाली आती है तो वायलेट वाली का भी पार्ट डिफरेंस 0 है, तो वो भी अपनी मैक्सिमा प्रोड्यूस करेगी। येलो आती है, येलो का भी पार्ट डिफरेंस 0 है, वो भी अपनी मैक्सिमा प्रोड्यूस करेगी। तो सेंट्रल पॉइंट पर क्या बनती है, ऑल कलर प्रोड्यूसेस देयर मैक्सिमास। और जब सभी कलर्स की मैक्सिमा एक ही पॉइंट पर प्रोड्यूस होती है तो वहां पर क्या होता है, हेंस व्हाइट कलर सीम्स एट सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। सभी कलर्स की मैक्सिमा यहां बनी, सभी कलर्स की मैक्सिमा जब एक ही पॉइंट पर बनती है तो वहां पर व्हाइट हो जाता है पूरा कलर जो है, सातों कलर जब एक साथ चलते हैं तो व्हाइट दिखते हैं। फिर उसके बाद हमें जिसकी मिनिमा पहले मिलेगी वो कलर मिसिंग, मिनिमा का मतलब वो कलर नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले जो मिनिमा मिलेगी वो मिलेगी हमें किसकी, वायलेट रेस की। भाई जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स λ/2 के बराबर होता है तो फर्स्ट मिनिमा मिलती है ना, क्या मिलती है, फर्स्ट मिनिमा। तो जो फर्स्ट मिनिमा है सबसे पहले किसकी मिलेगा, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, y = d n-1, सॉरी सीधे आएगा d × λ/2d। तो स्क्रीन पर सबसे पहले यहां पर मिलेगी y ऑफ वायलेट, सबसे पहले मिनिमा मिलेगी वायलेट की, और जिसकी मिनिमा मिलेगी मतलब वो कलर वहां नहीं है, तो बाकी जो कलर है वो वहां पर है। भाई जिसकी मिनिमा बनेगी वो कलर मिसिंग है, तो यहां पर हमें वायलेट के अलावा बाकी सारे कलर्स दिखाई पड़ेंगे, और वायलेट जब नहीं होता है तो वहां पर जो इफेक्ट आता है वो आता है रेडिश। कैसा आता है, रेडिश। सबसे बाद में आपको मिलेगी वाई मिनिमा ऑफ रेड कलर, क्यों, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। भाई जिसकी वेवलेंथ कम है सबसे पहले मिनिमा उसकी मिल जाएगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा सबसे बाद में उसकी मिनिमा मिलेगी। तो यहां पर आपको आ जाएगा ब्लूइश कलर, इस तरह से। तो सेंट्रल आपका व्हाइट होगा, उसके बाद रेड, उसके बाद सबसे लास्ट में ब्लू, और इस तरह से कलर्स फैले हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, बाकी में कलर्स फैले हुए हैं। बस हो गया। तो ये पूरा था आपका YDSC विद सनलाइट और व्हाइट लाइट, इसको नोट कर ले। तो भाई जो आज का टॉपिक था इन्हीं टॉपिक्स में था, थिन फिल्म से इंटरफेरेंस और YDSC विद सनलाइट। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आज की देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।